ठीक है, स्क्रीन आ रहा है ना? चलो देखते हैं। द सोर्स ऑफ एनर्जी विच हैव एक्यूमुलेटेड इन नेचर ओवर वेरी लॉन्ग पीरियड। मतलब सोर्स कुछ ऐसे एनर्जी के सोर्स है जो नेचर में बहुत लंबे समय से इकट्ठा होकर के रखे हुए हैं, वेरी लॉन्ग पीरियड, एंड कैन नॉट बी क्विकली रिप्लेस्ड व्हेन एग्जॉस्टेड, और कॉल्ड रीन्यूएबल और कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। इसको जल्दी से रिप्लेस मतलब नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं कि इसको ख़त्म करके फिर से तुरंत हम लोग बना लें, तो ऐसा पॉसिबल है नहीं। इसको हम लोग बोलते हैं नॉन रीन्यूएबल और कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो इसमें आ जाएगा हम लोग का कोयला, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस नोन एज फॉसिल फ्यूल, और नॉन रीन्यूएबल सोर्स। They are formed by the decomposition of remains of plants and animal buried under the अर्थ। ये एनिमल और प्लांट के अंदर, ज़मीन के अंदर दफन हो जाने से बनते हैं, गड़ जाने से बनते हैं। और इनको बनने में कितना समय लग जाता है? मिलियंस ऑफ ईयर। मतलब ये मिलियंस ऑफ ईयर पहले एनिमल और प्लांट जो है धरती के अंदर चले गए थे, दब गए थे, और उसी से इन सारी चीज़ों का निर्माण हुआ है। Thus, the formation of fossil fuel have occurred over million of years due to certain very slow change under special circumstances। तो ये जो फॉसिल फ्यूल्स हैं ये बने कैसे हैं? ये सालों अंदर एक निश्चित कंडीशन में रहे हैं, एक जैसे कंडीशन में रहे हैं, तब जाकर के इनका निर्माण हुआ है। इफ़ दे आर बींग यूज्ड एक्सटेंसिवली, अगर इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया, दे आर नॉन रिजर्व विल सून डिप्लीट, इसका जो नॉन रिजर्व है वो सारे जल्दी ही ख़त्म हो जाएंगे। एंड वंस एग्जिस्टेड दे कैन नॉट बी रीजनरेटेड सून, और एक बार जब ख़त्म हो गया तो ये जल्दी से बनेगा भी नहीं। द कॉमन नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी आर क्या क्या है? कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो ये सारा कुछ कॉमन है। ये सारा का सारा क्या है? फॉसिल फ्यूल है, क्योंकि सब जीव जंतु से मिल करके बना है। अब आते हैं सबसे पहले कोल में। कोल इज ए नॉन रिन्यूएबल सोर्स। ये हम लोग का नॉन रिन्यूएबल सोर्स है, मेड अप ऑफ complex compounds of carbon, hydrogen and oxygen along with some free carbon compound of nitrogen and sulfur। क्या है? कोयल इज ए नॉन रिन्यूएबल सोर्स। नॉन रिन्यूएबल सोर्स है, किस चीज़ से बना हुआ है? ये एक तरह का कम्प्लेक्स कंपाउंड है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अलावे कुछ मात्रा में फ्री कार्बन होता है, और कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन और सल्फर। सल्फर और नाइट्रोजन के कुछ कंपाउंड भी पाए जाते हैं। कुल मिलाकर के 6-7 चीज़ें हैं ना। एक मिनट, एक कॉल आ रहा है, अच्छा हुआ। उसके बाद चलते हैं पेट्रोलियम। पेट्रोलियम इज ए डार्क कलर विस्कस लिक्विड। ये एक तरह का डार्क कलर का विस्कस लिक्विड है, आल्सो कॉल्ड क्रूड ऑयल। इसको हम लोग क्रूड ऑयल के नाम से भी जानते हैं। इट इज़ नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। नॉन रिन्यूएबल सोर्स है एनर्जी का, विच इज़ फाउंड अंडर द अर्थ क्रस्ट ट्रैप्ड इन रॉक। अर्थ क्रस्ट के अंदर जनरली पत्थरों के बीच से निकाला जाता है। इसको हम लोग पेट्रोलियम बोलते हैं। इट इज़ ए कम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ मेनी हाइड्रोकार्बन। इसमें हाइड्रोकार्बन मिला हुआ है, वाटर, साल्ट, अर्थ पार्टिकल एंड अदर कंपाउंड ऑफ कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर। तो इसमें वाटर, हाइड्रोकार्बन के अलावा क्या क्या है? कंपाउंड है, कार्बन का, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का और सल्फर का। इट इज़ लाइटर देन वाटर। वाटर से हल्का होता है और डज नॉट मिक्स विथ ईट। पेट्रोलियम इज ऑब्टेन बाय ड्रिलिंग ऑयल into the earth crust and its reservoir।
तो पेट्रोलियम हम लोग कुआं खोद करके निकालते हैं, पानी की तरह अंदर से बाहर निकलता है। तो पेट्रोलियम का प्राइस कैसे होता है, ऐसे यहाँ पर अगर देखोगे ये डीजल पेट्रोल का 100 रुपये पर लीटर है। तो वही तुम अगर इधर चले जाओ सऊदी अरब वगैरह में, तो उधर 4 रुपये पर लीटर ऐसे करके, मतलब पानी से भी सस्ता। हम लोग पानी हम लोग का 1 रुपये लीटर रहता है ना। पानी जनरली 40 रुपये में 20 लीटर देता है, 2 रुपये लीटर रहता है, मतलब पानी के ही रेट से उधर तेल मिलता है। इन इंडिया द रिजर्वर ऑफ पेट्रोलियम हैव बीन फाउंड इन असम एंड मुंबई। इंडिया में ये कहाँ कहाँ पर है, असम में है और मुंबई में है। द क्रूड पेट्रोलियम एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम वेल इज नॉट सुटेबल टू बी यूज। तो कुआं से जो निकालते हैं हम लोग तेल, वो यूज़ करने के लिए सुटेबल नहीं होता है। एज ए फ्यूल इन इट्स नेचुरल फॉर्म इट हैज़ टू बी प्योरीफाइड, इसको रिफाइन करना पड़ता है। ऑब्टेन डिफरेंट कंपोनेंट, तो एक पेट्रोलियम होता है, पेट्रोलियम से रिफाइन करके उसको, और हम लोग बहुत सारा चीज़ निकालते हैं। क्या क्या निकालते हैं, पेट्रोल निकालते हैं, डीजल तेल निकालते हैं, केरोसिन निकालते हैं, वैक्स निकालते हैं, कोलतार निकालते हैं, सारा उसी से आता है। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग यूजफुल कंपोनेंट फ्रॉम क्रूड पेट्रोलियम इज कॉल्ड रिफाइनिंग, इसको हम लोग रिफाइनिंग बोलते हैं। व्हिच इज डन बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इन पिग वेल रिफाइनर सेटअप फॉर दिस पर्पस। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एक मेथड है जिसके ज़रिए ये निकाला जाता है सारा कुछ। The petroleum gas obtained as a byproduct from the fractional distillation of petroleum contain mainly the butane and a small amount of propane and ethane। तो ये जो पेट्रोलियम गैस निकलता है, पेट्रोलियम गैस एक बाय प्रोडक्ट होता है पेट्रोलियम का। पेट्रोलियम गैस के अंदर क्या क्या होता है, ब्यूटेन होता है और कुछ अमाउंट में प्रोपेन और इथेन होता है। प्रोपेन इथेन ये सब पता है क्या होता है, हाइड्रोकार्बन है। इथेन मीथेन प्रोपेन ब्यूटेन ऐसे लाइन से अल्केन इसको बोलते हैं। एक ग्रुप तुम अल्केन, अल्केन के अंदर ये सारा आता है। जैसे देखो इसका जो ग्रुप है ना, क्लास 10 में हाइड्रोकार्बन एक चैप्टर है, उसमें पढ़ने को मिलेगा। उसके बाद फिर क्लास 12 में 11th में भी पढ़ने को मिलेगा अल्केन सीरीज। अभी फिलहाल आपकी क्लासेस होने के रखनी होगी, कोई टाइम मिलेगा नहीं होगा। संडे को जो भी क्लासेस होगी वो बोल ये सारा देखो ये हाइड्रोकार्बन है, एक सीरीज है अल्केन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन। ये इसका फार्मूला होता है CnH2n+2। तो एन के जगह पर अगर 1 रखेंगे तो 1 और ए वाला 4, CH4 बनेगा, जिसको हम लोग मीथेन बोलते हैं। अच्छा 2 रखेंगे तो 2 और 4 और 2 6। मीथेन पता है बाकी सब नहीं। ये एक सीरीज होता है, इसको तुम नोट कर सकते हो। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन और डिकेन। 10 तो याद रखना पड़ता है, ये 10th और 11th में काम आएगा। तो अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे उसमें किस किस चीज़ का मिक्सचर था, उसमें था प्रोपेन था, ब्यूटेन था और मीथेन भी था। मीथेन भी शायद था, इथेन है, हाँ मतलब ये तीनों है। हटा दें। यहाँ पर मोलर कंसंट्रेशन का मतलब हो रहा है कि दोनों में भी मोल्स जो है, मोल का मतलब समझते हो। देखो क्या कहाँ पर लिखा होगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोपेन ब्यूटेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, 3 चीज़ें। मेन ब्यूटेन है और प्रोपेन इथेन थोड़ा थोड़ा है। दिस गैस बर्न रैपिडली एंड प्रोड्यूस ए लॉट ऑफ हीट।
तो तेज़ी से जलता है और हीट प्रोड्यूस करता है। हेंस द पेट्रोलियम गैस कैन बी यूज्ड एज ए गुड फ्यूल। तो पेट्रोलियम एक तरह का अच्छा फ्यूल है। ब्यूटेन, प्रोपेन, इथेन आर इन गैसियस स्टेट एट ऑर्डिनरी प्रेशर। ये लोग ऐसे गैसियस फॉर्म में रहता है, बट दे कैन बी इजीली लिक्विफाइड अंडर प्रेशर। लेकिन अगर प्रेशर देंगे तो वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर इसको हम लोग लिक्विड पेट्रोलियम गैस बोलते हैं, जो कि हम लोग का सिलेंडर के अंदर भरा रहता है, एलपीजी ना। देखो वही वाला जो गैस होता है एलपीजी के अंदर भरा रहता है, विच इज यूज्ड इन डोमेस्टिक गैस स्टोव एज ए फ्यूल ऑफ हीटिंग पर्पस। इट इज a store in gas cylinder after mixing a strong smelling substance called ethyl mercaptan। देखो इथाइल mercaptan इसलिए डाला जाता है ताकि कुछ लीक वगैरह हो तो हम लोग को पता चल जाए। तो वो जो गंध आता है ना एलपीजी से वो लीक होने पर, तो वही इथाइल mercaptan का होता है। इसका कोई एलपीजी का स्मेल नहीं है, मतलब ब्यूटेन, प्रोपेन, इथेन इसका कोई स्मेल नहीं है। वो एक्स्ट्रा साइड से मिलाया रहता है ताकि सिलेंडर लीक हो तो पता चल जाए। गैस लीकल, ठीक है। इफ़ एनी फ्रॉम द सिलेंडर कैन इजीली बी डिटेक्टेड, मतलब अगर इस तरह का लीक होता है तो आसानी से पता चल रहा है, इसलिए मिलाया रहता है। इथाइल मरकेप्टेन, देखो इथाइल इथेन से बना है। इथेन का हम लोग का जो फार्मूला था ना C2H6, हम लोग का जो फार्मूला था वो था CnH2n+2। CnH2n+2 मतलब कि अगर n बराबर 2 रखेंगे तो इथेन बनेगा। तो C2H6, ये लोग क्या किया है कि यहाँ से एक हाइड्रोजन को हटा करके और उसमें क्या जोड़ दिया है, उस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया है SH से। तो ये हम लोग का बन गया इथाइल मरकैप्टेन, जिसके अंदर गंध होगा, इसके अंदर कोई गंध नहीं होगा। उसके बाद है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस इज आल्सो ए नॉन रिन्यूएबल सोर्स। ये भी नॉन रिन्यूएबल सोर्स है एनर्जी का, विच इज़ फाउंड डीप अंडर द अर्थ क्रस्ट आइदर एलॉन और एबव द पेट्रोलियम रिजर्वर। तो ये जनरली कहाँ पर पाया जाता है, पेट्रोलियम जहाँ पर होता है उसी के ऊपर एक गैस पाया जाता है। इट इज़ ऑल्सो ऑब्टेन बाई डिगिंग वेल इंटू द अर्थ। तो कुआं खोद करके इसको निकाल सकते हैं। फ्रॉम सम वेल वी कैन एक्सट्रैक्ट ओनली द नेचुरल गैस। कहीं कहीं से हम लोग सिर्फ और सिर्फ नेचुरल गैस निकाल सकते हैं। वाइल फ्रॉम द अदर बोथ द नेचुरल गैस और पेट्रोलियम, और कहीं कहीं से पेट्रोलियम नेचुरल गैस दोनों निकलता है। एक तो सुना होगा वो ज्वाला माँ वाला, एक तो है ना ज्वाला माँ का एक तो मंदिर है कहीं पर, जिसमें से चौबीसों घंटा दिया जलते रहता है बिना कोई अति के। वहाँ पर मतलब कोई ईंधन नहीं है, फ्यूल वगैरह नहीं है कुछ। तो वहाँ पर ऐसा माना जाता है कि कहीं न कहीं से बहुत बड़ा सोर्स है, मतलब नेचुरल गैस का, जो हमेशा लीक होते रहता है और इसकी वजह से ये जलते रहता है। एक बार नेट पर सर्च करना तुम, ज्वालामा, उस पर एक मूवी भी आया था। तो हालांकि इसको अंग्रेज़ लोग आया था तो वो लोग कोशिश किया था बहुत, मतलब उन लोगों को लगा कि मिल जाएगा तो ठीक रहेगा, तो वो लोग खुदाई उदाई किया था, पर कुछ मिला नहीं वैसा। लेकिन माना यही जाता है कि शायद वहाँ पर नेचुरल गैस का कोई सोर्स है जो पता नहीं चल पा रहा है, और उसी की वजह से ये जलते रहता है 24 आवर। इन इंडिया देयर आर नंबर ऑफ नेचुरल गैस फील्ड सच एज त्रिपुरा, जैसलमेर ऑफशोर एरिया ऑफ मुंबई और कृष्णा गोदावरी डेल्टा। तो ये सारा जगह है जहाँ पर पाया जाता है। द मेन कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस इज मीथेन। देखो इसमें सबसे ज़्यादा क्या है, 95% मीथेन है, along with a small quantity of ethane or propane। इथेन प्रोपेन थोड़ा थोड़ा सा है। इट इजली बर्न टू प्रोड्यूस हीट, ये इस आसानी से जलता है और हीट प्रोड्यूस करता है। 1 मिनट रुकना।
उसके बाद है डिस्टिंक्शन बिटवीन द रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल सोर्स। दोनों में फ़र्क क्या है? एक मिनट। आवाज आ रही है? हेलो, क्या करना है बताओ। साइंस की क्या पढ़ोगे? सिलेबस तो काफी ज़्यादा है, तो कहाँ तक पढ़ लिया है कुछ बताओ। कौन सी बुक फॉलो करते हो तुम? साइंस क्या क्या हुआ है स्कूल में? जैसे कि मेरे पास ये तीनों बुक मेरे पास अवेलेबल है साइंस का। आपने फिजिक्स में क्या 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 करना है, बायो में क्या 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 करना है, आपका केमिस्ट्री चलो, रीन्यूएबल सोर्स और नॉन रीन्यूएबल सोर्स में क्या फ़र्क है तो समझ में तो आ ही गया। दे आर सोर्स फ्रॉम विच एनर्जी कैन बी ऑब्टेन कंटिन्यूसली। ये कभी ख़त्म नहीं होगा, लॉन्ग टाइम तक मिलेगा। दे आर नॉन कन्वेंशनल सोर्स, और एक क्या है, कन्वेंशनल है। दीज आर नेचुरल सोर्स विच विल नॉट गेट एग्जॉस्टेड। ये कभी ख़त्म नहीं होगा, फिर से वही लिखा हुआ है। दो सोर्स कैन बी रीजनरेटेड, ये फिर से बनाया जा सकता है। और दिस सोर्स नॉट बी रीजनरेटेड, जैसे कि कोयल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। Judicious use of energy. It is not possible to harness energy sufficient for our requirement from the non-conventional source. So we have to make use of the conventional source. तो हम लोग का जो पूर्ति है वो कन्वेंशनल सोर्स से होगा नहीं, नॉन कन्वेंशनल सोर्स से। तो हम लोग को ज़रूरत पड़ता है कन्वेंशनल सोर्स का। बट द कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी आर लिमिटेड, लेकिन जो कन्वेंशनल सोर्स है वो काफ़ी लिमिटेड है। सो द कॉन्स्टेंट यूज ऑफ देम विल क्रिएट द एनर्जी क्राइसिस इन द कमिंग फ्यूचर। तो फ्यूचर में एनर्जी का प्रॉब्लम आ जाएगा। देयरफॉर फॉलोइंग मेजर मस्ट बी टेकन। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि हम लोग उसका इस्तेमाल ढंग से करें। फॉसिल फ्यूल सच एज कोयल, पेट्रोलियम मटेरियल शुड बी यूज्ड ओनली फॉर लिमिटेड पर्पस व्हेन नो अदर अल्टरनेटिव इज अवेलेबल। तो जब कोई अदर अल्टरनेटिव ना हो तब कोयला का इस्तेमाल करना चाहिए। वेस्ट ऑफ एनर्जी शुड बी अवॉइड, एनर्जी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। कटिंग ऑफ ट्री मस्ट बी बैंड एंड मोर ट्री शुड बी प्लांटेड। अधिक से अधिक पेड़ को लगाना होगा और पेड़ का जो कटाई हो रहा है उसको रोकना होगा। एफर्ट मस्ट बी मेड टू मेक यूज ऑफ एनर्जी इन कम्युनिटी। तो ग्रुप में हम लोग को प्रयत्न करना पड़ेगा कि एनर्जी का सही से इस्तेमाल हो। द यूज ऑफ एनर्जी इन अर्बन एरिया इज मच मोर दैन इन रूरल। गांव से ज़्यादा शहर में एनर्जी का इस्तेमाल होता है। इन रूरल एरिया द यूज ऑफ रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी इज ईजियर दैन इन अर्बन एरिया। तो देहात वाला जो एरिया है वहाँ पर रीन्यूएबल सोर्स का आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। इन रूरल एरिया वी कैन यूज बायोगैस, वहाँ बायोगैस, विंड एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी को यूज किया जा सकता है लाइट वगैरह जलाने के लिए। हाँ, सच टेक्निक शुड बी डेवलप्ड बाय विच इन नियर फ्यूचर वी मे मेक यूज ऑफ रिन्यूएबल सोर्स सच एज सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी। ये सब का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इफोर्ट मस्ट बी मेड टू ऑब्टेन न्यूक्लियर एनर्जी फ्रॉम द कंट्रोल न्यूक्लियर फ्यूजन ड्यूटेरियम न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन हैवी वाटर अवेलेबल इन सी। तो ड्यूटेरियम जो है वो प्रेजेंट है सी में, तो वहाँ से एनर्जी निकालने की कोशिश करना चाहिए। दिस विल देन बिकम एंडलेस सोर्स ऑफ एनर्जी। अगर एक इस तरह से हो जाता है, मतलब ड्यूटेरियम का फ्यूजन अगर कंट्रोल रूप से हम लोग कर लें
तो फिर वहाँ पर एनर्जी का काफ़ी बड़ा सोर्स मिल जाएगा, वो कभी ख़त्म नहीं होगा। इन आवर डेली लाइफ बोथ इन अर्बन एंड रूरल एरिया वी नीड एनर्जी मस्टली इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हम लोग को मेनली जो चाहिए वो इलेक्ट्रिसिटी के रूप में चाहिए एनर्जी। सो वी शैल नाउ स्टडी द मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो हम लोग को कोशिश करना होगा कि हम लोग जो करंट है और रिन्यूएबल सोर्स से किसी तरह बना सकें। उसके बाद है प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होता है? द सन इज इन द मोस्ट वास्ट एंड डायरेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। तो सूर्य काफ़ी बड़ा सोर्स है एनर्जी का। टू ऑब्टेन इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द सोलर एनर्जी टू डिवाइस आर यूज्ड। तो इलेक्ट्रिसिटी पता करने के लिए हम लोग को मतलब इलेक्ट्रिसिटी निकालने के लिए दो डिवाइस का ज़रूरत पड़ता है, एक सोलर सेल का और दूसरा सोलर पावर प्लांट का। द डिवाइस विच कन्वर्ट सोलर एनर्जी डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड सोलर सेल। सोलर सेल क्या करता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है सूर्य से मिले एनर्जी को। ऑन द अदर हैंड ए सोलर हीटिंग डिवाइस यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम सोलर एनर्जी कॉल्ड ए सोलर पावर प्लांट। तो सोलर हीटिंग डिवाइस एक होता है जिससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, उसको हम लोग सोलर पावर प्लांट बोलते हैं। अब आते हैं सोलर सेल में। सोलर सेल क्या है? अबाउट 100 ईयर एगो it was discovered that when sunlight fall on a thin layer of selenium an electric current is produced। सेलेनियम पर जब सूरज का लाइट पड़ता है तो उससे करंट बनता है। सिंस ओनली 0.6% ऑफ द सोलर एनर्जी इंसिडेंट ऑन सेलेनियम could convert it to electric energy, so no serious effort were then made to produce electricity from solar energy। तो वहाँ पर सिर्फ 0.6% ही कन्वर्ट हो पाता था इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो उस टाइम सोलर सेल बनाने का ज़्यादा कोशिश नहीं किया गया। द फर्स्ट सोलर सेल वॉज मेड इन 1954 विच हैड एन एफिशिएंसी ऑफ अबाउट 1%। तो 1954 में 1% एफिशिएंसी वाला बन करके तैयार हुआ। बट नाउ ए डे सोलर सेल हैव बीन मेड विथ एन एफिशिएंसी ऑफ अप टू 30%। तो अभी जो सोलर सेल है वो 30% एफिशिएंसी के साथ है। द सोलर सेल आर यूजुअली मेड फ्रॉम सेमीकंडक्टर लाइक सिलिकॉन और गैलियम। ये जनरली सिलिकॉन और गैलियम का बना होता है। ये सेमीकंडक्टर हैज कंडक्टिविटी लेस देन डेट ऑफ द मेटल। सेमीकंडक्टर का जो कंडक्टिविटी होता है मेटल से कम होता है, बट मोर देन डेट ऑफ इंसुलेटर। बट इंसुलेटर से ज़्यादा होता है। मतलब सेमीकंडक्टर बीच वाला होता है, मेटल और इंसुलेटर के बीच में। एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर ए सेमीकंडक्टर हैज ए वेरी लो कंडक्टिविटी। ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर सेमीकंडक्टर का जो कंडक्टिविटी होता है काफ़ी लो होता है, मतलब बहुत कम करंट फ्लो करता है। बट इट्स कंडक्टिविटी इंक्रीज आइदर विद द राइज इन टेम्परेचर और व्हेन सम इम्प्योरिटी आर एडेड इन इट। तो इसका जो कंडक्टिविटी है उसको हम लोग बढ़ा सकते हैं। कैसे? या तो टेम्परेचर को बढ़ा करके या फिर उसमें कुछ इम्प्योरिटी ऐड करके। जैसे सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर है, तो सिलिकॉन के साथ कुछ गैलियम या कुछ अदर चीज़ हम लोग ऐड कर देंगे इम्प्योरिटी के रूप में, तो फिर उसे करंट शो करने लगेगा। इफ सनलाइट इज मेड इंसिडेंट ऑन इम्प्योरिटी एडेड सेमीकंडक्टर ए पोटेंशियल डिफरेंस इज प्रोड्यूस। तो जब इम्प्योरिटी ऐड किया हुआ सेमीकंडक्टर में सनलाइट पड़ता है तो उससे क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। दिस फॉर्म ए सोलर सेल, और यहाँ से सोलर सेल का निर्माण होता है। ड्यू टू दिस पोटेंशियल डिफरेंस ए करंट फ्लो इन द सर्किट कनेक्टेड बिटवीन द अपोजिट फेस ऑफ सेमीकंडक्टर। तो इससे करंट फ्लो करता है। सच ए सिंगल सोलर सेल ऑफ एरिया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रोड्यूस ए पोटेंशियल डिफरेंस 0.4 वोल्ट।
तो 0.5 वोल्ट, तो 4 सेंटीमीटर एरिया में 0.4 वोल्ट लगभग जनरेट हो जाता है पोटेंशियल डिफरेंस, और करंट 60 मिली एम्पियर फ्लो कर जाता है। तो अगर करंट को, इसकी एफिशिएंसी को बढ़ाना है तो हम लोग क्या करेंगे, बहुत सारा सेल को अरेंज कर देंगे एक के बाद एक लार्ज एरिया में। तो इससे हम लोगों को क्या होगा, काफ़ी सारा एनर्जी और सफिशिएंट इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा। इस अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, सोलर पैनल। तो बहुत सारे सोलर सेल को अगर एक साथ जोड़ दिया जाए तो सोलर पैनल का निर्माण होता है। सोलर पैनल गिव इलेक्ट्रिसिटी सो लॉन्ग एज सनलाइट फॉलिंग ऑन इट। तो जब तक सनलाइट फॉल कर रहा है तब तक क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा। देयरफॉर ए सोलर पैनल कैन नॉट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी एट नाइट। तो रात में इसे करंट जनरेट होगा नहीं। तो इस प्रॉब्लम को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बैटरी रखते हैं। और बैटरी क्या होता है, उसको सोलर पैनल से दिन के टाइम में चार्ज करके रख दिया जाता है, और उससे हम लोग को फिर रात में इलेक्ट्रिसिटी मिलता है। सोलर सेल का यूज आर्टिफिशियल सेटेलाइट में भी होता है, जहाँ पर करंट का ज़रूरत पड़े। इसके अलावा स्ट्रीट लाइटिंग के लिए रेडियो टेलीविज़न सेट में ज़रूरत पड़ता है। इन एक्सेसिबल एंड आइसोलेटेड एरिया, जहाँ पर कन्वेंशनल सोर्स का आना जाना पॉसिबल है नहीं, वहाँ पर सोलर सेल का यूज होता है। छोटा सा जो सोलर सेल होता है वो जनरली वॉच और कैलकुलेटर में भी लगा होता है। 6.9 शो द सोलर पैनल यूज फॉर रनिंग ए वाटर पैन। 6.9 में दिखाया है, जो कि वाटर पैम्प को चला रहा है। ये वाला है ना, इलेक्ट्रिक मोटर है। एडवांटेज क्या क्या है, तो इसमें किसी मेंटेनेंस का ज़रूरत नहीं पड़ता है, ये काफ़ी लंबे टाइम तक टिकता है। रनिंग कॉस्ट इसका लगभग नील है। रिमोट एरिया में ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जहाँ पर हम लोग कन्वेंशनल पावर सोर्स सप्लाई नहीं कर सकते। इसकी वजह से कोई पॉल्यूशन नहीं होता है। ठीक है, इसका डिसएडवांटेज क्या है, तो इनिशियल कॉस्ट इसका बहुत ज़्यादा पड़ता है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा जगह भी ले लेता है ना। एफिशिएंसी इसका बहुत कम है। एक डीसी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, विच कैन नॉट बी डायरेक्टली यूज्ड इन मेनी हाउस होल्ड पर्पस। इससे जो जनरेट होता है वो क्या होता है, डीसी करंट जनरेट होता है। डीसी बैटरी वाला, मतलब 12 वोल्ट तक तुम यूज़ कर सकते हो। एसी तो होता है हम लोग का 230 वोल्ट ना, जिससे फैन वगैरह चलाते हैं। तो एसी जनरेट नहीं होता है, डीसी जनरेट होता है उसमें। कलर टीवी वगैरह नहीं चला सकते हैं। इसके बाद है सोलर पावर प्लांट। A solar power plant is a device in which heat energy of sun is used to generate electricity. इसमें हीट एनर्जी का यूज होता है। इसमें क्या होता है, एक बड़ा सा कनकेव रिफ्लेक्टर लगा होता है। कनकेव मतलब इस टाइप का एक रिफ्लेक्टर लगा हुआ, जो सनलाइट इस पर पड़ेगा, और ऐसे पड़ेगा कि मतलब यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होकर के, जैसे मान लो सनलाइट ऐसे आ रहा है तो ये ऐसे लगेगा। यहाँ से टकराने के बाद सब जाकर के एक पॉइंट पर रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है ना, सब टकरा करके जा कर के एक पॉइंट पर कंसंट्रेट हो जाएगा। तब यहाँ का हीट क्या होगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा यहाँ का टेम्परेचर। इसका यूज किस लिए करते हैं, द रे हैव सफिशिएंट हीट कैन बॉयल वाटर। वाटर को बॉयल कर सकता है अगर हम लोग रिफ्लेक्टर के फोकस पर वाटर को रख दे तो। इसी को रिफ्लेक्टर का फोकस बोलते हैं इसको। दिस प्रिंसिपल इज यूज्ड इन सोलर पावर प्लांट। तो सोलर पावर प्लांट में ऐसे ही यूज होता है।
ए सोलर पावर प्लांट कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ बिग कनकेव रिफ्लेक्टर। तो इसमें कनकेव रिफ्लेक्टर काफ़ी नंबर में लगा होता है। और रुको तो एक फ़ोन आ रहा है। हाँ, हम लोग क्या कर यहाँ पढ़ते हैं ना, सोलर रे ऑन द ए सोलर प्लांट कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ बिग कनकेव रिफ्लेक्टर। तो इसमें बहुत सारा बिग कनकेव रिफ्लेक्टर लगा होता है। एट द फोकस ऑफ विच देयर आर ब्लैक पेंटेड वाटर पाइप। और इसके फोकस पर ब्लैक पेंटेड किया हुआ वाटर पाइप। ब्लैक क्यों रहता है? वाटर पाइप जो होगा वो ब्लैक क्यों होगा? ब्लैक पेंटेड। हाँ, ब्लैक सारा लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है इसलिए। द रिफ्लेक्टर कंसंट्रेट द हीट एनर्जी ऑफ सन रे ऑन द पाइप।
वहाँ जा रहे हैं। अभी भी आ रहे हैं। ये हमको लगता है कैरेंट वरेंट जाने से प्रॉब्लम होता है। 1 मिनट, अभी अभी आ रहा है। अब चल रहा है। वही होता है, कैरेंट वरेंट चला जाता है ना, आ जाने लगता है। कहाँ पर थे? ब्लैक होता है इनसाइड द पाइप स्टार्ट बॉइलिंग एंड प्रोड्यूस स्टीम। इस तरह से स्टीम मतलब जनरेट होगा वहाँ पर, और ये जो स्टीम होगा ये क्या करेगा, टरबाइन को घुमाएगा, और इससे क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी बनेगा। तो इस तरह से सोलर पावर का यूज करके हम लोग टरबाइन को घुमा करके और 50 किलोवाट तक एनर्जी गेन कर लेते हैं। ये कहाँ पर है 50 किलोवाट वाला? गुड़गांव में, हरियाणा में। उसके बाद है प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम विंड एनर्जी। विंड एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होता है? नाउ ए डेज विंड एनर्जी इज यूज्ड इन विंड जनरेटर। विंड जनरेटर के अंदर विंड एनर्जी यूज होता है। इससे हम लोग क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। तो यहाँ पर भी वही फंक्शन है, हवा से हम लोग टरबाइन को घुमाएंगे। यहाँ पर हवा से ए वाला फैन घूमेगा और यहाँ पर टरबाइन लगा हुआ है वो घूमेगा, तो तुम्हारा करंट जनरेट होगा। तो फिगर 6.10 में विंड जनरेटर दिया हुआ है, जिसमें छोटा सा इलेक्ट्रिक जनरेटर लगा हुआ है। ठीक है। द आर्मेचर ऑफ डायनेमो इज कनेक्टेड टू द शाफ्ट। इसका जो आर्मेचर है शाफ्ट के साथ अटैच है विथ ब्लेड ऑन विथ द ब्लेड ऑफ ए विंड मिल। देखो इसको आर्मेचर बोलते हैं, ये वाला, और ये वाला शाफ्ट है, ये जो पतला गया है, शाफ्ट से इस आर्मेचर को कनेक्ट कर दिया गया है। अब इसको डिटेल से तुम समझोगे जनरेटर पढ़ने के लिए शायद क्लास 10 में मिलेगा कि कैसे जनरेटर काम करता है। व्हेन द ब्लोइंग विंड स्ट्राइक द ब्लेड ऑफ द विंड व्हील, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड चेंज इनटू रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लेड। द रोटेशन ऑफ ब्लेड ऑफ द टरबाइन रोटेट इन आर्मेचर ऑफ द डायनेमो। तो सिंपल वही है, मतलब हवा इसे टकराएगा, इसको घुमाएगा, इसको घुमाने से ये वाला जो जनरेटर है ये घूमने लगेगा, और ये घूमेगा तो हम लोग को करंट मिल जाएगा। एक सिंगल विंड मिल से जो पावर जनरेट होगा काफ़ी कम होता है। तो सफिशिएंट अमाउंट में अगर चाहिए इलेक्ट्रिक पावर, तो इसके लिए बहुत सारे विंड मिल जनरेटर का ज़रूरत पड़ेगा, और इसको हम लोग विंड फार्म बोलते हैं। और इससे जो जनरेटर होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, इसको एक दूसरे के साथ कंबाइन करके और कंज्यूमर को सप्लाई कर दिया जाता है। प्रेजेंट में इंडिया में 1025 मेगावाट इलेक्ट्रिक पावर जो है इस टेक्निक से जनरेट किया जा रहा है, गुजरात में खासकर और तमिलनाडु में। इट इज़ प्लान टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक पावर अप टू 20,000 मेगावाट। तो अभी तो 1,000 ही है, 20,000 तक इसको पहुंचाने का प्लान है। विंड एनर्जी का एडवांटेज क्या है? यहाँ पर पॉल्यूशन नहीं होता है और एक कभी ख़त्म नहीं होगा। लिमिटेशन क्या है? तो ये सिर्फ कोस्टल एरिया में ही, जहाँ पर हवा हमेशा बहते रहता है, कम से कम हवा का स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर हो, वहाँ पर ही यूज हो सकता है। इसमें बहुत सारा ज़मीन का ज़रूरत पड़ता है विंड फार्म के लिए, और इसका जो स्टार्टिंग कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। उसके बाद है इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम हाइड्रो एनर्जी। हाइड्रो एनर्जी से कैसे इलेक्ट्रिसिटी हम लोग जनरेट करते हैं? तो इसमें भी सेम कंसेप्ट है। यहाँ पर देखो पानी था, नदी था, यहाँ पर हम लोग एक डैम बना दिए और यहाँ से एक डैम बना दिए, तो पानी काफ़ी ऊंचा तक भर गया। अब यहाँ से इस पानी को निकाल करके इस क्या बोलते हैं, इस डायनेमो तक, मतलब
लेकर के आ गए, इस फैन तक लेकर के आ गए। तो ये जब पानी यहाँ से ऐसे गिरेगा तो इसको रोटेट करवाएगा, जब ये घूमेगा तो यहाँ से जनरेटर का जो टरबाइन है वो घूमने लगेगा, और ये घूमेगा तो फिर उस तरह से इलेक्ट्रिसिटी बनेगा। तो कंसेप्ट इसमें सेम है। तो यहाँ पर ज़रूरत पड़ता है अ स्मॉल डैम ऑफ हाइट नियरली 10 मीटर। सच ए मिनी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कैन बी कंस्ट्रक्टेड ऑन रिवर इन हेली एरिया। हेली एरिया में 10 मीटर तक का बांध बना करके इस तरह का करंट जनरेट किया जा सकता है। प्रेजेंट टाइम में इंडिया में जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी विच ओनली 23% ऑफ द टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड। तो टोटल इलेक्ट्रिसिटी का 23% इंडिया में जो है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है। However, it is planned to produce nearly 4 into 10⁻11 किलोवाट, काफ़ी ज़्यादा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम द हाइड्रो एनर्जी। इसका एडवांटेज क्या है? तो यहाँ पर भी कोई पोल्यूशन नहीं होगा, ये रिन्यूएबल सोर्स है एनर्जी का। और इसके अलावा अगर हम लोग डैम बना लेते हैं तो उससे हेल्प मिलता है बाढ़ को कंट्रोल करने में और सिंचाई वगैरह में। इसका लिमिटेशन क्या है? तो फ्लोइंग वाटर हर जगह पर अवेलेबल नहीं है। डैम जो है डैम की वजह से एनिमल ऑफ डेट पैलेस गेट डिस्ट्रॉयड। वहाँ पर जहाँ डैम बनाते हैं वहाँ का प्लांट एनिमल ये सारा का सारा डिस्ट्रॉय हो जाता है। इकोलॉजिकल बैलेंस इन द डाउनस्ट्रीम एरिया ऑफ रिवर गेट डिस्टर्ब। इकोलॉजिकल बैलेंस जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। इसके बाद है प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी में क्या होगा? वहाँ पर हम लोग यूरेनियम 235 यूज करेंगे। यूरेनियम 235 को विस्फोट कराएंगे। विस्फोट कराने से इसमें क्या होगा? ये यहाँ पर है, विस्फोट कराने से काफ़ी मात्रा में हीट निकलेगा तो यहाँ पर जो पानी भरा हुआ है वो गर्म हो जाएगा। पानी गर्म होगा तो ये जा कर के अच्छा यहाँ पर पानी नहीं है, पानी यहाँ पर है, इसके अंदर है। ये देखो कोल्ड पानी यहाँ से जा रहा है। यहाँ से क्या हो रहा है कि गैस है जो कि काफ़ी ज़्यादा गर्म है उसको यहाँ से प्रवाहित किया जा रहा है। ठीक है, तो वो यहाँ पर आकर के पानी को गर्म कर देगा। पानी को गर्म करेगा तो पानी जो है वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा और वो वेपर फिर इसको घुमाएगा। हम लोग को बस ध्यान ये रखना रहता है कि यहाँ पर जो यूरेनियम 235 यूज़ हो रहा है उसका जो विस्फोट है वो कंट्रोल रहे। तो उसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर देखो कैडमियम रड यूज़ किया है। इस कैडमियम रड को अंदर टाइम पर अंदर ले जा कर के और जो भी एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन होता है उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। पहले भी हम लोग पढ़े हैं एक यूरेनियम के विस्फोट से 3 न्यूट्रॉन निकलता है। 3 न्यूट्रॉन में 2 को हमेशा एब्जॉर्ब करना रहता है ताकि जो विस्फोट है वो कंट्रोल तरीके से हो। तो ये पूछ सकता है कि कौन सा रड यूज करते हैं, तो कैडमियम रड यूज करते हैं। ये कहाँ पर है? इंडिया में वी हैव 4 न्यूक्लियर पावर प्लांट। 4 है, तारापुर में, राणा प्रताप सागर कोटा में, कालपक्कम में तमिलनाडु में, और एक नरोरा उत्तर प्रदेश में है। वेयर इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड बाय द यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। तो अभी के टाइम में 3% इलेक्ट्रिकल पावर यूरेनियम 235 से निकाला जा रहा है। एडवांटेज क्या क्या है? तो बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल कैन प्रोड्यूस ट्रीमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो छोटा सा अमाउंट यूरेनियम का लो और काफ़ी हीट से निकलेगा। और अगर एक बार हम लोग न्यूक्लियर फ्यूल को लोड कर दें न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर तो काफ़ी लंबे समय तक हम लोग को क्या होगा? एनर्जी मिलता रहेगा। उसका लिमिटेशन क्या है? तो एक क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है बिकॉज इससे हार्मफुल रेडिएशन होता है। ठीक है, जो कि काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक होता है और काफ़ी ज़्यादा होता है इसका पेनिट्रेटिंग पावर। दिस रेडिएशन काउज आयोनाइजेशन एंड वेरी हार्मफुल द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के लिए काफ़ी हार्मफुल है।
So a high standard of protection is needed for the पर्सन वर्किंग इन द पावर प्लांट। तो इस पावर प्लांट में काम करने के लिए काफ़ी क्वालिफाइड पर्सन चाहिए और काफ़ी सेफ्टी का ज़रूरत पड़ता है। और जो वेस्ट इसमें मिलता है वो भी काफ़ी ज़्यादा इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करता है। ठीक है, तो इसका वेस्ट मटेरियल भी वो भी हार्मफुल है। उसके बाद है एनर्जी डिग्रेडेशन। अगर ऐसा नहीं होता, अगर मान लो ये स्टूडेंट्स की जो कैपेसिटी है काफ़ी कम, मान लो ये मान लो इस बॉडी का वेट 5 kg, ठीक है, तो मान लो In our daily life, we require a transform one form of energy to the other required form of energy। तो हम लोग के जो डेली लाइफ में होता है, हम लोग को ज़रूरत होता है ट्रांसफॉर्म एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करने का अपने ज़रूरत के अनुसार। बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, द गिवन फॉर्म ऑफ एनर्जी मस्ट बी कम्प्लीटली कन्वर्टेड इनटू डिजायर्ड यूजफुल फॉर्म विदाउट एनी लॉस। तो एक एनर्जी को हम लोग बिना किसी लॉस के दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कभी ख़त्म नहीं होता है। इन प्रैक्टिस इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट इन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर डिजायर फॉर्म, इंटायर एनर्जी डज नॉट चेंज इनटू द डिजायर फॉर्म। तो इसमें हालांकि हम लोग जब करते हैं तो सारा का सारा एनर्जी पूरी तरह से कन्वर्ट नहीं हो पाता है, कुछ तो हीट के रूप में लॉस हो ही जाता है फ्रिक्शन की वजह से। ठीक है, दिस कन्वर्जन ऑफ एनर्जी टू अनडिजायरेबल फॉर्म इज कॉल्ड डिसिपेशन ऑफ एनर्जी। इसको हम लोग डिसिपेशन ऑफ एनर्जी बोलते हैं, जो हीट के रूप में चला जाता है। सिंस दिस पार्ट ऑफ एनर्जी नॉट अवेलेबल टू अस फॉर प्रोडक्टिव पर्पस, सो वी कॉल दिस, तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्रेडेड फॉर्म ऑफ एनर्जी बोलते हैं। तो ज़्यादा इंक्रीज वाइल द एनर्जी अवेलेबल फॉर प्रोडक्शन रीजनली डिक्रीज। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम लोग एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते रहेंगे बार बार, तो अनडिजायरेबल फॉर्म जो होगा एनर्जी का वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। द ग्रेजुअल डिक्रीज ऑफ यूजफुल एनर्जी ड्यू टू रेडिएशन लॉस या फ्रिक्शन कॉल्ड डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी। तो रेडिएशन के जरिए लॉस होता है और फ्रिक्शन के जरिए लॉस होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी। एग्जाम्पल, जो देखो बल्ब है यहाँ पर है, ए लाइट बल्ब यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी लेस देन 25% ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट इनटू लाइट एनर्जी। 25% ही लाइट में कन्वर्ट होता है, बाकी कहाँ चला जाता है, बाकी हीट में चला जाता है, बर्बाद हो जाता है। अब हीट तो हमको नहीं चाहिए, हमको तो लाइट चाहिए, लेकिन बल्ब गर्म भी होता है और इसके अलावा कुछ इनविजिबल रेडिएशन निकलता है, उसमें लॉस चला जाता है। तो दिस एनर्जी इज अल्टीमेटली इम्पार्टेड टू द एटमोसफियर इन द फॉर्म ऑफ वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ एयर मोलिक्यूल। दिस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ नॉट यूजफुल टू अस। तो ये जो बेकार चला जाता है हमारे लिए किसी काम का नहीं रहता है। When we run a vehicle, only a part of energy obtained from its fuel is used in running the vehicle। गाड़ी में भी क्या होता है, मैक्सिमम जो पार्ट होता है वो हीट के रूप में बर्बाद चला जाता है। कुछ हीट के रूप में लॉस होता है, कुछ साउंड के फॉर्म में लॉस हो जाता है। इसके अलावा जब हम लोग खाना बनाते हैं, खाना बनाने के लिए आग का यूज करते हैं, तो हीट का जो मैक्सिमम पार्ट होता है वो ऐसे ही एटमॉस्फेयर में रेडिएट होकर के बाहर निकल जाता है। दिस रेडिएटेड एनर्जी इज ऑफ नो यूज। तो ये रेडिएटेड एनर्जी कोई काम का रहता नहीं है, तो इसको भी हम लोग डिग्रेडेड फॉर्म ऑफ एनर्जी बोलेंगे। हालांकि इंडक्शन जो हम लोग यूज करते हैं वो काफ़ी ज़्यादा मतलब सही होता है, उसमें हीट का लॉस बहुत कम होता है, क्योंकि उसमें जब गर्म होगा ना तो सिर्फ पॉट ही गर्म होगा, अगल बगल में तो बिल्कुल भी गर्म नहीं होता है। वही तुम अगर हीटर खाना बनाने के लिए यूज करोगे तो 1500 वाट का हीटर यूज करना पड़ेगा। 1500 वाट का हीटर यूज करो और एक तो 100 इंडक्शन यूज करो 100 वाट का, दोनों में लगभग बराबर टाइम लगेगा खाना बनने में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो हीट है ना वो मैक्सिमम सारा बेकार में चला जा रहा है, पर इंडक्शन में उतना ज़्यादा लॉस नहीं होता है। When electrical appliances are run by electricity,
An appreciable part of electrical energy is wasted in form of heat energy. बोल रहा है when electrical appliances run, ठीक है, an appreciable part of electrical energy is wasted in the form of heat energy. वो बोल रहा है कि जब हम लोग इलेक्ट्रिकल अप्लायंस यूज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से जब चलाते हैं, तो इसमें भी बहुत सारा पार्ट जो होता है एनर्जी का वो बर्बाद चला जाता है. इन ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेटिंग स्टेशन लॉट ऑफ इलेक्ट्रिक इन फॉर्म ऑफ हीट. जब पावर को हम लोग ट्रांसमिट भी करते हैं एक जगह से दूसरा जगह, तो वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा लॉस होता है हीट के रूप में, तार के अंदर चला जाता है, बर्बाद हो जाता है. All machine have efficiency less than 1, which imply that only a fraction of input energy is being the output. तो सारे मशीन का जो एफिशिएंसी होता है वो लेस देन 1 होता है. हेलो, उन लोगों को पता नहीं चल पाता है जो लाइन से लोग चला रहा है, बैटरी से चला रहा है. हाँ तो बताना नहीं पड़ता है, आप बोल के क्या पे देखते हैं आप करेंगे तो पता नहीं चलता है. तो बार बार देखने से नहीं आएगा. नहीं तो जब बच्चे चलाए तो देखना है ना. लोग कोई सोल्यूशन तो होगा कि लाइन कट गया है तो ऑफ कर दो. तो बात नहीं वो होगा. बोला सबको हो जाएगा. आवाज़ आ रहा है. हाँ वो चला गया था नेट में. ना जा रहा है.
हेलो, अगर बॉडी का बल लगाएगा तो नॉइज़ आ रहा है। ठीक है ना। क्या बात करो, बॉडी नहीं लग रहा, आप एक को डाउनवर्ड लगा लो, एक को अपवर्ड लगा लो, बॉडी नहीं लग रहा है। एक को आप डाउनवर्ड, हाँ ठीक है, एक इस डायरेक्शन में लग रही है, एक इस डायरेक्शन में लग रही है। अगर ये दोनों फोर्स अगर इक्वल है तो क्या आपका ये बॉडी मूव करेगा? फोर में क्या बोल रहा है? फोर में बोल रहा था कि ट्रांसमिशन लाइन जो होता है वहाँ पर भी हीट का काफ़ी ज़्यादा अगर मान लो कोई लॉस होता पर्सन, है, वहाँ पर भी तो आई नहीं स्क्वायर लगता आर, ऐसे बड़ी वायर लगती का है, कुछ ना कुछ इसलिए रेजिस्टेंस होगा ही, तो आई स्क्वायर आर लॉस होगा। हाँ सेम यहाँ पे और इसके क्वेश्चन अलावा है। कोई भी हम लोग मशीन बॉडी यूज का करते हैं ना, तो सरफेस उसका को डायरेक्शन एफिशिएंसी जो होता है ब्रेन को वो एक डायरेक्शन से कम ही देंगे होता है। आपके मतलब हीट दिमाग का में लॉस ये होना तो तय है डिसीजन हर चीज़ लेकर में, आप उसके हीट के डाउनवर्ड फॉर्म में या लगाएंगे फिर तो किसी वो अदर इक्वल फॉर्म होगा में ना। लॉस होगा ही। मीन्स F1 और F2 जो होता है From the इक्वल above होंगे, example, अगर we x सर्कल conclude है तो y that सर्कल है। all अगर process मान लो in आप z सर्कल तो हो सकता है कि y ऊपर transfer से जाए of तो नीचे जाए, available form of अनबैलेंस हो energy सकता to है। the तो इन दोनों useful के बाद form, एक a फोर्स good होगा, एक fraction फोर्स of होगा energy change to तो the स्पूल आपको डाल देना non-productive है or तो degraded form। तो उसके बाद इससे जो मतलब पता फोर्स चलता आएगा है वो कि डेफिनेटली किसी भी ज़्यादा तरह से होगा यूज करो, इसका F1 जो से। पार्ट होता है, बहुत सारा जो पार्ट होता है वो ठीक है, ऐसे ही बेस्ट चला जाता है। तब याद रखो कभी भी बॉडी मूव करती है इसके पीछे का सिंपल से रीजन ये है कि ठीक आपके जो अगर है, बॉडी उसके है, बाद ग्रीन हाउस आपके इफेक्ट ऊपर जो देखेंगे फोर्स नेक्स्ट क्लास लगाया में। गया है वो काफ़ी ज़्यादा है, मैथ नहीं उसके करेंगे। द्वारा लगाया गया फोर्स, तभी बॉडी मोशन है। ठीक है, नेक्स्ट आपका होगा record the screen देखो। चल रही है यहाँ पे वही चीज़ बताया जा रहा है। यहाँ पे ये चीज़ बताया जा रहा है कि अगर किसी बॉडी पर अगर आप फोर्स लगा रहे हो तो डेफिनेटली उसके द्वारा भी अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। जैसे कि आपको फिगर में दिखाया था, ये जो फिगर है इस फिगर में देखो यहाँ पे फोर्स लगा है, जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में लगी है और एक फोर्स जो है इसके डाउनवर्ड डायरेक्शन में, दोनों फोर्स इक्वल लग रही है, इसकी वजह से ये इक्वली अपने पोजिशन में क्या है पोजिशन। समझ रहे हो ना? इसके बाद देखो यहाँ पर क्या है, एक बॉडी है, एक सर्कल यहाँ पर इसको है, एक यहाँ पर देख है, और एक यूज फॉर द स्पेस तो नो फोर्स है कोई भी, तो इसका फोर्स आप नहीं लगा रहे हो, एक तो स्पेस स्पेस फोर्स आप नहीं लगाया, ये स्पेस में बिल्कुल वन फोर्स है, इसका वन यूज जो है इसको आपने मान लिया, दूसरे यूज को आपने ले लिया। नाउ आपने क्या किया, एक फोर्स लगाया, ठीक है, जैसे आपने फोर्स लगाया तो अब स्पीड में फोर्स लगाते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे कितना 8 का सी, जस्ट प्रेशर लगाया उसको तो क्या होगा, कंप्लीट क्या होगा, 8 है ना? का सी इन द फिगर गिवन एड इज बी सी।